नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत जो पाठ्य योजना है उसके बारे में, जो कि संधि पे रहेगी। ये गुण संधि पे जो पाठ्य योजना है उसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे हम। दोस्तों ये जो पाठ्य योजना है ये हम छोटे बच्चों से लेके बड़े लेवल तक भी इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं, क्योंकि ये आगमन पद्धति से बनने वाली एक पाठ्य योजना है। इसमें उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, इसलिए ये जो कक्षा 6, 7, 8 से लेकर 9, 10 तक भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। तो दोस्तों इसमें जो बेसिक फॉर्मेलिटी है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, अवधि, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख देनी, जिसे हम ब्लैक बोर्ड स्किल बोलते हैं, वो जाके हमको ब्लैक बोर्ड पे करनी है। और इसके बाद जो प्रकरण का नाम होता है वो लिख के, और ये प्रकरण का नाम उस टाइम नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना है ना। तो गुण संधि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो प्रकरण का नाम उस टाइम जाते समय नहीं लिखते हैं, और जब बच्चे को प्रस्तावना करते हैं उसके बाद हम गुण संधि या फिर जो भी हमारा प्रकरण है उसका नाम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनको हम देखते हैं। दोस्तों सामान्य उद्देश्य में है जैसे संस्कृत व्याकरण प्रति रुचि, यानी संस्कृत के प्रति, संस्कृत जो व्याकरण है उसके प्रति बच्चों में रुचि उत्पादन करना। संस्कृत, ये जो छात्र हैं उनमें संस्कृत व्याकरण में जो संधि, समास, कारक, प्रत्यय इत्यादि हैं, सर्वनाम वगैरह, इनका ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, और इसमें शुद्ध वाक्य की योग्यता प्रदान करना, यानी वाक्य में शुद्धि की योग्यता। ठीक है, और इसमें जो कौशल हैं, प्रयोग कौशल है, उनको ठीक करना। ठीक है, और इसमें चतुर्षु कौशल, जो चारों कौशल रहते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखन, उनका विकास करना इसका प्रथम उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों सामान्य उद्देश्य होने के बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। इन विशिष्ट उद्देश्य में गुण संधि के बारे में जो परिचय होता है वो दिया जाता है, कि गुण संधि के नियम होते हैं वो बताए जाते हैं, कि गुण संधि क्या होती है, गुण संधि से संबंधित इसमें बोधन कि किस प्रकार इसका अवबोध किया जाता है। पाठ्य वस्तु में विभिन्न जो इसके पद होते हैं, गुण संधि में युक्त पद हैं जिसमें उनका अन्वेषण किया जाता है, उनमें उनको मतलब तोड़ के और उनको अलग अलग करके सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सहायक सामग्री, जो कि हर एक पाठ्य योजना में जरूरी चीज़ होती है, जरूरी उपयोगी एक सहायक सामग्री होती है, उसमें जो सामान्य सहायक सामग्री भी होती है और विशिष्ट भी होती है, जैसे श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी और चार्ट पत्रम और सांकेतिका, ये एक सामान्य उपकरण होते हैं। और कुछ विशिष्ट उपकरण जैसे चार्ट पत्र का अलग, या फिर मॉडल हो या प्रतिकृति के माध्यम से बताया गया हो, तो ये विशिष्ट उपकरण के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। अब दोस्तों आगे जो टॉपिक है उसमें है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो हम जो पढ़ रहे हैं, जो आज हम गुण संधि के बारे में जो चर्चा करेंगे उससे संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है उसको जांचना। ठीक है, जब ये जांच लेंगे उसके बाद हमारी जो मुख्य कौशल है, प्रस्तावना कौशल, उस पे आते हैं। ये विशेष कौशल होता है दोस्तों, और ये जो पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं उसका कौशल, यानी ये पाठ का विस्तार कौशल भी इसे कह सकते हैं, प्रस्तावना कौशल को। इसमें प्रस्तावना कौशल करते हैं उसमें सरल से और कठिन की ओर, ये एक शिक्षा सूत्र है जो हम शिक्षण सूत्र बोलते हैं, वो इसमें लागू होता है कि इसमें सरल से कठिन की ओर चलते हैं, और इसमें जो टॉपिक होता है उसकी व्याख्या करते हैं, हम बच्चों से निकलवाते हैं, यानी हमारा जो प्रकरण क्या पढ़ना है उसके बारे में बच्चों से अवगत करवाते हैं। उनमें जो पहला प्रश्न है कविंद्र, इस पद में इसका विभाजन कैसे होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रस्तावना से पूरे ये कह दिया था कि मतलब कि बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है, तो मतलब बच्चों में दीर्घ संधि को लेके, ठीक है, दीर्घ संधि को लेके कुछ ज्ञान तो होगा ही बच्चों में, इसलिए हम गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुण संधि के बारे में जब चर्चा करेंगे, दीर्घ यानी जो गुण के बारे में चर्चा करेंगे, दीर्घ का कुछ ज्ञान बच्चों में होगा, इसलिए दीर्घ का उदाहरण दे के ही हम उसकी प्रस्तावना निकालेंगे। उसके बाद जिसमें जो पूर्व कवि और इंद्र, जो कवि और इंद्र है, इसमें कवि पूर्व शब्द है और उत्तर शब्द है इंद्र, तो पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो उसे वी में ई है। ठीक है, बच्चे इसका आंसर दें। उसके बाद उत्तर पद का जो आदि वर्ण है उसमें ई है, तो इसमें ई आ जाएगा। अब दोस्तों जो ए और वो ई और ई है, इन दोनों को मेलने से क्या होता है, दीर्घ संधि के नियम है जो बच्चों को अवगत है, ध्यान रखना अवगत है, उसके बारे में हम पूछेंगे। तो और ई से बड़ी ई होती है, मतलब दीर्घ होता है, ये ज्ञान बच्चों में पहले से था, उसको हमने पूछा है। उसके बाद
अंतिम जो प्रश्न होता है ये प्रस्तावना का नियम है, प्रस्तावना कौशल का नियम है कि जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक होता है। इसलिए जो अंतिम हमारे जो पाठ को प्रकरण के रूप में हम स्थापित करेंगे वो आ और ई ऐसा नियम स्थापित करके बचाएंगे। तो बच्चे इस बारे में नहीं जानते क्योंकि वो दीर्घ तक ही जानते हैं, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और यही हमारा प्रकरण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये प्रकरण निकल के आ गया कि दोस्तों या बच्चों कि हम आज बात करेंगे आ और ई से संबंधित जो मुख्य जो वर्ण, ये दोनों के वर्णों से मिलने से जो कुछ होता है या एकादेश आता है तो वो किस संधि के द्वारा होता है, तो वो गुण संधि के द्वारा होता है। तो उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। ये समस्या तो जो बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि बच्चों को जानकारी अभी तक दीर्घ तक है। तो उद्देश्य कथन में हम आ और ई के गुण के बारे में बताएंगे कि गुण संधि होती है आ और ई, और पहले जो ई और ई हो तो दीर्घ तो बच्चों को पता ही है। तो आज इसके बारे में हम उदाहरण के माध्यम से विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रस्तुतिकरण। अब दोस्तों प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि इसको प्रस्तुत किया जाता है कि हमें को बच्चों के सामने किस प्रकार इसको प्रस्तुत यानी स्थापित करना होता है बच्चों के सामने ताकि बच्चे समझ सकें। तो इसका पदच्छेद किया जाता है, ठीक है, उदाहरण दिए जाते हैं और इसका एकादेश किस प्रकार होता है, उसमें पूर्व और उत्तर पद, ठीक है, उनको बताया जाता है कि किस प्रकार होता है। तो एक उदाहरण के माध्यमों से हम बताते हैं। तो इसमें देखें, स्वर्गे देवेंद्र राजा, ठीक है, अद्य देशे महोत्सव वर्तते, सप्तर्षि के, ठीक है, गंगोदकम सर्वत्रम भवति। ये एग्जाम्पल है जो बच्चों के सामने रखते हैं और इसकी जो विशिष्ट व्याख्या हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्याख्या होगी वो इस प्रकार है कि जैसे पहला छात्र अध्यापक क्रिया के रूप में होगा, जो छात्र ये क्वेश्चन रखेगा कि स्वर्गीय देवेंद्र राजा, ठीक है, ये स्वर्गीय देवेंद्र राजा, ये इसमें बच्चे से पूछा है कि स्वर्गीय देवेंद्र राजा है, इसमें जो अत्र संधि युक्तम पदम किम, यानी संधि से युक्त पद कौन सा है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे देवेंद्र, यानी देवेंद्र। उसके बाद देवेंद्र का संधि विच्छेद करवाएंगे क्योंकि नियम हमने बता दिया है पहले, ठीक है, कि आ और या ए और आ से प्लस में ई या ई हो तो उसको ए आदेश होता है, ऐसा हमने बता दिया। तो बच्चे उसका ऐसा ही इसका जो विश्लेषण करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। अब पूर्व पद है, बच्चों को बोल दिया कि देवेंद्र का संधि विच्छेद या विभाजन करिए, तो वो इस प्रकार करेंगे। उसके बाद पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूछेंगे तो उसमें आकार होगा क्योंकि वह में अ है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आगे करेंगे। जो उत्तर पद है, ध्यान रखना, उत्तर पद है उसका आदि वर्ण यानी पहला वर्ण क्या है, वो भी ई है। तो अ और ई ऐसा मिलकर हमारे सामने आया, तो अ और इनके मिलने से क्या होता है, क्योंकि गुण संधि के नियम बता दिया ए होता है, तो बच्चे ए बताएंगे और ए से हमारा क्या बनेगा, हमारा जो रूप बनेगा देवेंद्र वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। वैसे ही जो दूसरा उदाहरण हमने लिया है महोत्सव है, इसको निकाल के वही सेम प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। चारों उदाहरण इसी प्रकार से बच्चे को, यानी 3 से 4 ये उदाहरण इसलिए दिए जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट यानी जो बच्चे का संप्रत्यय है वो एकदम अच्छा हो जाए, यानी एकदम स्पष्ट हो जाए कि बच्चे को इसका मतलब क्या है। मतलब ये जो हमने बताया है, ये उदाहरण बताया कि किस प्रकार होता है, तो वो नियम बच्चे के माइंड में स्थापित हो जाएगा। इसलिए ये चारों ऐसे ही होंगे। इसमें संधि युक्त पदम वही पूछेगा सप्तऋषि का, और आगे इसमें आगे होगा फिर ये गंगोदकम, ठीक है, इसमें वो संधि करवाए। आगे है श्याम फलकम सारम, यानी इसमें जो श्याम फलक सार होता है उसमें क्या होता है, जो ये उत्तर होता है यानी जो हम सिद्धियाँ करवा रहे हैं या फिर जो भी ये गुण संधि के उदाहरण करवा रहे हैं उनको क्या है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है ताकि बच्चे इनको अच्छे से समझ पाए और बच्चों से श्याम फलक सार के रूप में दिखता है तो बच्चे क्या है कि उसको देख के अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इसलिए श्याम फलक के माध्यम से भी बच्चों से ये उदाहरण करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे महोत्सव है, महेंद्र है, अलग, महर्षि, ऐसे नए नए उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करके बच्चों से ही करवाए जाते हैं। ये श्याम फलक का कार्य हो गया। उसके बाद सामान्यकरणम, सामान्यकरण का मतलब है इसमें देखो बताया गया है सामान्यकरण पूर्वोक्त उदाहरणम अनुसारणे नियम वदतु, यानी जो हमने नियम बनाया है गुण संधि के बारे में उदाहरण दिया है उसके नियम निकल के आया कि अ और ई से एकार आदेश होता है, तो एकादेश कुत्र भवति, तो इसमें आकारांत पदम यानी अ आ या फिर ई ऐसा कुछ हो दे, अ और आ ऐसा नियम है और उसमें ई या ई हो तो या फिर ऊ या ऊ हो तो ऐसा नियम इसमें स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद बता दिया जाता है इसमें एक आदेश होता है। इसके बाद
नियमीकरण होता है कि आद्गुण इसका एक सूत्र है जिसके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रयोग यानी कक्षा कार्य होता है दोस्तों। ये कक्षा कार्य जो एक छात्र अध्यापक बच्चों से कक्षा के अंतर्गत करवाया जाता है, ठीक है। उसमें अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, उसी से गुण संधि से रिलेटेड अलग अलग उदाहरण दिए, जैसे उपेंद्र महेंद्र तो उपधन इंद्र महा इंद्र लंब उदर, ऐसे करके एक अदल में जैसे उकार का उदाहरण इसमें नहीं दिया गया है तो अभी इसमें दिया जाता है कि बच्चों से और भी स्पष्ट यानी जो भी हमारा जो नियम है बाहर निकल के आया गुण संधि का उसको स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में कक्षा कार्य में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गृह कार्य के रूप में बच्चे कुछ उदाहरण या गुण संधि कब होती है इस करके ये प्रश्न ये एक या दो प्रश्न विशेष होते हैं, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत है। बच्चे में ऐसा हो कि मतलब गुण संधि का पूरा सार इसमें स्पष्ट हो जाए। और दोस्तों गुण संधि ही नहीं, संधि विशेष पे जो भी है, चाहे दीर्घ संधि हो या फिर और भी संधि हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको लेसन प्लान बना रहा है वो उसकी सेम प्रोसेस होगी, यही प्रोसेस है, उसमें कुछ अलग नहीं करना आपको, बस सेम प्रोसेस है। सभी में यही अपनाना है कि मतलब नई नई संधि अगर जैसे हो अब गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या किसी भी संधि के बारे में तो आपको ऐसी पूर्व संधि पूर्व ज्ञान के रूप में रख देनी है और उसके बाद में आपको नई संधि का इसमें समस्यात्मक देके और उस नई संधि को स्टार्ट कर देना है। तो गृह कार्य के रूप में संधि कब होती है उसमें नियम के अनुसार बच्चा बताएगा, ठीक है। जैसे अ और ई से ए गुण होता है, ठीक है, और ए गुण होता है, और अ और उ से ओ गुण होता है, ऐसे करके बच्चों को समझा दिया जाता है और बच्चे इसका उदाहरण लिखने को बच्चे को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है कि ऐसे अपने पाठ्य पुस्तक में से ऐसे शब्दों को चुनो जिसमें से आपको पता चले कि इसमें गुण संधि हुई है, तो ऐसे शब्दों को चुन के लाए। तो ऐसे प्रकार करके गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने गुण संधि पढ़ी और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे संस्कृत या फिर अलग सब्जेक्ट में जैसे एसएसओ या फिर हिंदी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेसन प्लान चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो लेसन प्लान बना के अपलोड करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका दिन शुभ हो।